ओके, हाय एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये जो चैप्टर है, इसको मुझे इंग्लिश वाली बुक में ये चैप्टर मिला नहीं है, बट जो न्यू एडिशंस आ रहे हैं बुक के उनमें प्रोबेबली आपको ये मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको बाइलिंगुअल वैसे ही भी बताती हूँ। सो आई होप इट इज़ फाइन विद द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। सो कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हम कोई कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, राइट, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती है वो हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो। अब ये जीरो क्यों होती है, इसका रीजन समझते हैं। तो देखो, जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट, विरुद्ध उसमें मूव करते हैं, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऑपोजिट जाते जाते वो उस साइड में जो कंडक्टर का सरफेस होगा, जहां तक वो जा सकते हैं, सरफेस को तोड़ के तो बाहर निकलेंगे नहीं, है ना, तो सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिस सरफेस पे वो इकट्ठे होते हैं उसके दूसरी साइड का जो सरफेस होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं पर होती है तो हम वहां कौन सा चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसको पूरी तरह से कैंसल आउट नहीं कर देता। तो इस तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ये डायग्राम देखिए, एक कंडक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ये कंडक्टर में इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कितनी है, ई नॉट। तो कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। और जितना भी इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर सरफेस पे इकट्ठा हो गया है। तो जो पीछे वाला सरफेस है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है और इधर जो नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इधर अब पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए कितनी है, E1। तो ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक ई नोट और E1 एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देते हैं। तो जैसे ही एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। तो क्योंकि अब हमको ये चीज पता चल गई कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम क्या करेंगे, हमने गॉस लॉ पढ़ा है। गॉस लॉ कितना था हमारा, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म था डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, तो यहाँ से हमारे पास रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और रो हम जानते हैं कितना होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो वो हमारे पास कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से v को उधर भेज दो, q इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर हमारे पास चार्ज क्या होता है, जीरो। तो ये वाली इक्वेशन से रो की वैल्यू जीरो होती है। तो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके सरफेस को छोड़ के उसके अंदर वाले भाग में चार्ज सारा जीरो होता है। और वैसे भी चार्ज जीरो होगा क्योंकि जितना भी चार्ज था वो तो सारा का सारा सरफेस पे आ गया, तो अंदर कुछ रहा नहीं, इसलिए हमारे पास अंदर चार्ज जीरो मिलता है। तो अगर उसके अंदर के भाग को निकाल भी दिया जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर चार्ज वैसे भी नहीं है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। चालक का जितना भी चार्ज होता है वो सिर्फ उसके बाहरी सरफेस पे रहता है। ये वही बात है जो हमने अभी देखी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, और अंदर हमारे पास चार्ज भी जीरो है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चालक को कोई भी चार्ज देते हैं तो क्योंकि उसके अंदर हमेशा चार्ज जीरो रहना चाहिए, तो जितना भी चार्ज हम देंगे वो सारा का सारा कहाँ रहेगा, वो बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा। इसलिए ये वाला पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए। चालक के पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के समीपवर्ती किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी जो कंडक्टर का सरफेस होगा
उस सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं यहाँ पे। सपोज हमने एक कंडक्टर ऐसा लिया और हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी कहाँ पे, एट द सरफेस। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मानूं इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लूं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर नहीं होती, करेक्ट नहीं होती, तो सिचुएशन मेरे पास कैसी होती, मैं परपेंडिकुलर नहीं बनाती हूँ, मान लो ये ऐसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, तो इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 का, यहाँ तो 90 का एंगल बन रहा है, नीचे वाले केस में 90 का एंगल नहीं बन रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, क्योंकि मैंने ये सर्कुलर शेप लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉटेड वाली लाइन जो है हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, देखो एक तो जो है वो रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा और एक यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा। इसे मान लेते हैं हम EX और इसे मान लेते हैं अपन EY। तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो जाएगा E परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि इसका एंगल 90 बन रहा है, और एक जाएगा बिल्कुल अलोंग द टेंजेंट, इसे अपन E पैरेलल बोल देते हैं, ठीक है। एक तो पैरेलल हो गया सरफेस के और एक हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। अब हम कह रहे हैं, हमने ये बोला है कि ऐसा होता है, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो E पैरेलल होता है वो जीरो होना चाहिए। अगर E पैरेलल जीरो हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास केवल एक ही कंपोनेंट बचेगा और वो कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अगर E पैरेलल क्या होता है, सरफेस के पैरेलल होता है, और वो क्यों जीरो होना चाहिए, तो देखो जैसे कि मान लीजिए हमने ये दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया है और एक पॉइंट हमने यहाँ लिया है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट हुआ तो यहाँ से यहाँ की दिशा में इस डायरेक्शन में हमें E पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कह लो या कोई चार्ज कह लो, कोई फ्री चार्ज है हमारे पास, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, E पैरेलल की वजह से, और वो कितना लगेगा, Q इंटू E पैरेलल, और इस फोर्स की वजह से हो सकता है वो यहाँ से यहाँ पर डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो चार्ज है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये पॉइंट मान लीजिए A है और ये पॉइंट मान लीजिए B है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, VB माइनस VA जो है वो होता है इंटीग्रेशन माइनस E डॉट DL। ये बात अपन को समझ में आ गई, हमारे पास कितना है, E डॉट DL, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास, क्योंकि A से लेकर B तक उसको ले जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगी, तो यहाँ पर अगर कोई पोटेंशियल, और क्योंकि अगर हमारे पास E पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं तो DL वेक्टर हमेशा किधर होता है, देखो अगर आपने A यहाँ लिया है और B यहाँ लिया है, तो A से B तक आप जाओगे तो ये दूरी मान लीजिए कितनी है, DL, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस दिशा में है, इसी दिशा में है, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन E पैरेलल DL। ये पोटेंशियल आ चुका है, इसका मतलब ये हो चुका है कि VB माइनस VA की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास, इसका मतलब VB और VA दोनों इक्वल नहीं है। दो पॉइंट के बीच में कोई भी चार्ज तभी चलता है जब दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो। मतलब अगर हम बोलते हैं कि कोई Q चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक गया है, इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस जरूर लगा हुआ होगा, क्योंकि अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होता है तो आपने सर्किट डायग्राम में कभी बहुत बार देखा होगा कि इस तरह से सर्किट डायग्राम जब बने होते हैं, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है, तो वहां पे हमारे पास ऑब्वियसली चार्ज के ऊपर जो है वो कोई फोर्स नहीं लगता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट के बीच में मूवमेंट करवाना है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होता, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता है, तो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा, और उस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कोई भी दो पॉइंट होंगे A और B, उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कि ये होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको कंटिन्यूअसली मोशन मिलती रहेगी, क्योंकि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूली उस सरफेस पे मूव करवाते रहेंगे, जो प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब ये प्रकृति के मूल सिद्धांत मतलब नेचर के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि जब आप किसी कंडक्टर को, सपोज मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन
इस सरफेस के ऊपर मूव नहीं करते हैं। जबकि अगर आपने कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस पे मूवमेंट करता रहेगा, इस सरफेस पे इसकी मोशन होती रहेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार हमने जो 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो अपने आप को मैक्सिमम दूरी पर एडजस्ट कर लेते हैं और एक बार जब वो एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद वो सरफेस पे नहीं घूमते हैं। जबकि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट माना तो उसकी वजह से उन पर फोर्स लगता रहेगा और वो मोशन करते रहेंगे, इसलिए ई पैरेलल कंपोनेंट को 0 होना ही पड़ेगा। और अगर ई पैरेलल कंपोनेंट 0 हो गया तो हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, सिर्फ ई परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन थी वो इधर आ चुकी है, करेक्ट। और यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये कंडक्टर के पास में आती है ये 90 का एंगल बन गया, ये 90 का, ये लाइनें खुद ही मुड़ जाती है, ये लाइनें खुद ही मुड़ जाती है। ये क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर का सरफेस है और सरफेस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, 90 डिग्री पर एंगल होना चाहिए। तो आई होप ये वाला पॉइंट हमको क्लियर हो चुका है, ठीक है। और ये एक चीज देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी सरफेस पे, तो ये कोई कंडक्टर का सरफेस लिया था हमने, इतना पोर्शन लिया है ना, और उस पोर्शन में हमने ये जो डॉटेड वाला पार्ट है ये एक गशियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ ये लिया है। और हमें ये अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास 90 जो है 90 का एंगल बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि हो सकता है ये चालक इस शेप का हो, तो अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन इस सरफेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, ठीक है। तो अगर ये गशियन सरफेस हमने लिया है तो हम यहाँ पे गॉस का नियम लगाते हैं, और गॉस का नियम क्या कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स को फॉर्मूला तो क्या होता है, ई डॉट डी ए, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो ये लिख दिया। अब क्यू एनक्लोज्ड यानी जो हमने सरफेस लिया है उसके अंदर चार्ज कितना आया है, तो मान लीजिए कि हमने जो चार्ज दिया है वो पूरे सरफेस पे फैला हुआ है और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। और इस पूरे चालक का एरिया वैसे तो बहुत सारा होगा, लेकिन जितना पोर्शन हमने लिया है सपोज उतने पोर्शन का एरिया, मतलब यहाँ से लेकर ये ब्लू वाला जो एरिया है, सपोज दिस इज डी ए, तो अगर यूनिट एरिया में, ठीक है, अगर यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है तो डीए एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा डीए। तो हमने जो गशियन सरफेस इमेजिन किया है उस सरफेस के अंदर अंदर कितना चार्ज आ गया, सिग्मा डीए। तो हमारे पास क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा डीए, ठीक है। अब हमारे पास ई डॉट डी ए की वैल्यू हम ई डी ए लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आता है। तो ई और डी ए एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो cos 0 1 हो गया, तो ई डी ए आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास ई डी ए को हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो ई डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए, डी ए से डी ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आपने 11 12 की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ओके, ये हमारा 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट हमारा देख लीजिए, जो कंडक्टर है उसके सरफेस पर और कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो हमेशा सेम होता है, यानी किसी कंडक्टर के सरफेस पे जितना भी पोटेंशियल मिलेगा उतना ही पोटेंशियल हमें उस कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पर मिलेगा। तो अगर मान लीजिए हम सरफेस पे सबसे पहले उसके सरफेस पे या अंदर रेंडमली कोई 2 पॉइंट लेते हैं ए एंड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये होगा जो भी देखा था वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डीएल। और हमें पता है कि यहाँ पर सरफेस पे ये जो पोटेंशियल है ये 0 होगा। अब ब्रैकेट में देखो सरफेस का रीजन अलग है और इनसाइड पॉइंट का रीजन अलग है। चालक के अंदर तो क्या है, ये मेरा कोई कंडक्टर था, ये उसका सरफेस है और ये अंदर है। मैं सबसे पहले अंदर कोई 2 पॉइंट ले लेती हूँ ए और बी, ठीक है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, ये कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0।
तो VB बराबर VA, यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा इस वाले डेफिनेशन से। और अगर सरफेस पे अपन लेते हैं तो सरफेस पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो VB माइनस VA का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन E डॉट DL, डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, और अगर सरफेस पे आपने 2 पॉइंट लिए हैं, ए ये पॉइंट हो गया, बी, तो ए से बी जाओगे तो इस डायरेक्शन में जाओगे, तो ये आपका DL वेक्टर है। तो DL और E के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ DL cos 90, cos 90 कितना होता है, 0। तो VB बराबर कितना हो जाएगा, VA। तो सरफेस पे भी हमारे पास कोई सा भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और इनसाइड पॉइंट पे भी क्या होगा, सेम होगा, यही बोला गया है। चालक के अंदर तो E इक्वल टू 0 होता है और चालक के सरफेस पे E परपेंडिकुलर टू DL 0 होता है, जिस वजह से VB माइनस VA की वैल्यू हमेशा 0 होती है और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, बस इतना ही है। तो ये हमारे पास कंडक्टर की प्रॉपर्टीज एग्जाम में आएगा कि कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, उसमें आपको ये वाला टॉपिक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट डाइलेक्ट्रिक सरफेस। तो हमें बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है परावैद्युत पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव के लिए परिसीमा प्रतिबंध। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डाइलेक्ट्रिक सरफेस बनाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, ये सरफेस हमारा कैसा है, डाइलेक्ट्रिक का बना हुआ है। ओके, इसको हमने चार्ज दे दिया, चार्ज कर दिया, डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टर तो है नहीं, तो जहां देंगे वहीं पर पड़ा रहेगा। अब हमने एक गशियन सरफेस इमेजिन किया, है ना, अब हमने एक इमेजिनरी गशियन सरफेस लिया, और वो गशियन सरफेस कैसा है, ये हमारे पास आयताकार है, ठीक है। तो ऐसा ही गशियन सरफेस बिल्कुल इसके ऊपर हम इमेजिन करते हैं। ये देखो, मतलब कुल मिला के आपको ऐसा लेना है जिसके ये नीचे भी आ जाए, एकदम बीच में आ जाना चाहिए। पता नहीं मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, बस आप विजुलाइज कर लेना इस चीज को। ओके, थोड़ा बहुत बन गया है। कुल मिला के हमने क्या बनाया है कि जो रेड वाला सरफेस है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक सरफेस है, और जो गशियन सरफेस हमने लिया है वो बिल्कुल एक माचिस की डिब्बी की तरह है, जिसके बीचों बीच एकदम सेंटर वाला जो प्लेन है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक है। यानी जो ब्लू वाला पोर्शन है, यानी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ऊपर भी और नीचे भी सेम है, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम T से रिप्रेजेंट करते रहते हैं, T फॉर थिकनेस। ये इसको हम बोलते हैं गशियन पिल बॉक्स। अब पिल बॉक्स क्या होता है वो समझना। एक्चुअली पिल बॉक्स ऐसा होता है जिसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो तो माचिस की डिब्बी की तरह होता है, लेकिन माचिस की डिब्बी की तो कुछ मोटाई होती है। पिल बॉक्स क्या होता है कि ऐसी माचिस की डिब्बी जिसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, यानी ये जो ऊपर वाला सरफेस है हमारे पास, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये इस रेड वाले सरफेस के जस्ट ऊपर है, और ये जो नीचे वाला सरफेस है ये इस रेड वाले सरफेस के जस्ट नीचे है। ओके, इसका मतलब T टेंस टू 0 हमारे पास, दिस इज कॉल्ड गशियन पिल बॉक्स। अब थ्योरी पे आते हैं। ओके, तो किसी चार्ज पृष्ठ, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक का है, आवेशित पृष्ठ जो रेड वाला बनाया था जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था, उसके समीपवर्ती यानी उसके पास में ऊपर और नीचे इनके जो पॉइंट्स होंगे, ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे, यानी कि यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे, ये ब्लैक कलर से एक पॉइंट ले लिया अपर सरफेस पे A, और नीचे वाले सरफेस पे ले लिया B। तो ऊपर और नीचे के जो बिंदु होंगे उन बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के जो संबंध होंगे, तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें जो रिलेशन हमें मिलेगा उसे हम बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। ओके, तो बाउंड्री कंडीशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम गाउस का नियम यूज करते हैं, और गाउस का नियम आप जानते हो कि ऐसा होता है, यहाँ पर Q जो है वो इस गशियन पिल बॉक्स के अंदर कितना चार्ज टोटल है। तो ये देखो A एरिया है, तो हमारे जो सरफेस है उसका एरिया भी A है, और गशियन पिल बॉक्स के हिसाब से हमारा ये सरफेस है देखो हमारा, जिसको हमने चार्ज दिया है, मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, तो ब्लू कलर वाला जो है वो हमारा सरफेस है, और इसके ऊपर एक लेयर दिख रही है आपको, और नीचे वाली डॉटेड लाइन से एक लेयर बताई हुई है, और T इसकी थिकनेस है। सपोज हमने जो चार्ज दिया है उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
ठीक है, और उसका एरिया जो है ए है। तो हमारा जो सरफेस है जिसको चार्ज दिया उसका एरिया भी ए है, उसके ऊपर वाले सरफेस का एरिया भी ए है, उसके नीचे वाले सरफेस का भी एरिया है, और साइड वाले जो है उनकी मोटाई टी है। तो जो आवेशित पृष्ठ है उसका हमने सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व रखा है, ठीक है, और एक गशियन पिल बॉक्स की इमेजिनेशन हमने इसमें की है। इसके ऊपर और नीचे में जो एरिया है सपोज वो हमारा कितना है ए है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है टी है। जो पिल बॉक्स का ऊपरी पृष्ठ है अपर सरफेस है वो हमारे चार्ज सरफेस के ठीक ऊपर है, और जो नीचे वाला पृष्ठ है वो बिल्कुल ठीक नीचे है, क्योंकि हमने कहा ना टी टेंस टू 0, तो थिकनेस कम करते जाओगे तो हमारे जो गशियन बॉक्स है उसका अपर सरफेस हमारे चार सरफेस के जस्ट ऊपर आ जाएगा और निचले वाला सरफेस जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसकी मोटाई टी जो है वो बहुत ही छोटी मानी गई है। अब इस पिल बॉक्स के अंदर बाउंड कितना चार्ज अंदर आ चुका है ये अपन को समझना है। तो हमारा चार्ज सरफेस इस प्लेट पे फैला हुआ था जिसका एरिया कितना है ए, और चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। हम जानते हैं सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज का फॉर्मूला कितना आ गया सिग्मा ए। तो हमारे आवेश की मात्रा कितनी हो गई सिग्मा ए। तो हमारा गॉस का नियम क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना था चार्ज एनक्लोज था वो कितना हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे सरफेस पे हमें उसकी डायरेक्शन तो पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में बांट लिया है। एक हमारा जो चार्ज सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और एक हमारा चार्ज सरफेस होगा उसके पैरेलल कंपोनेंट होगा, यानी उसी के प्लेन में होगा। इसी के साथ साथ जो पिल बॉक्स है उसके 6 सरफेस होते हैं, क्योंकि जो माचिस की डिब्बी है या जिस कमरे में आप इस वक्त बैठे हैं उसके सरफेस आप गिन लीजिए, 6 सरफेस है आपके, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। तो 6 आयताकार पृष्ठों में हमने उसको बांट लिया। टी टेंस टू 0 अगर लिए जाए तो जो पिल बॉक्स है फ्लक्स केवल उसके ऊपरी और निचली पृष्ठों के अलावा बाकी सबसे फ्लक्स नेग्लिजिबल माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है खुद देखिए। अगर आपने, अब इमेजिन कीजिएगा जो माचिस की डिब्बी है सपोज उसके अंदर आपने कोई चार्ज रखा, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बाहर निकलेगी। लाइनों को बाहर निकलने के लिए कुछ सरफेस तो चाहिए, तो आपने माचिस की जो डिब्बी है उसकी मोटाई बहुत कम कर दी। जैसे ही आपने मोटाई कम करी उसके जो चार सरफेस है, जैसे मैं इस वक्त कमरे में बैठी हूँ, मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड का जो सरफेस है वो दब के पूरा छोटा हो गया। दब के पूरा छोटा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने उसकी जो थिकनेस है वो 0 कर दी। टी इक्वल टू 0 हमने ले लिया यहाँ पे, ये टी इक्वल टू 0 ले लिया। तो आपके आगे वाला और पीछे वाला, दाएं वाला और बाएं वाला, ये सारे सरफेस तो दब गए। केवल ऊपर वाले सरफेस का एरिया वो का वही रहा और नीचे वाले सरफेस का एरिया वो का वही रहा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकलेगी, अब यहाँ पर चार्ज है तो लाइनें ऊपर से निकल सकती है और नीचे से निकल सकती है, साइड से नहीं निकलेगी, क्योंकि जो टी है वो टेंस टू 0 है। अगर मोटाई ही नहीं है तो लाइनों को पास होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो हमारा फ्लक्स केवल ऊपरी पृष्ठ से और निचले पृष्ठ से निकलेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे, तो टी टेंस टू 0 पर टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, अब ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला ये तो पूरे बंद सरफेस के लिए होता है, और इसमें हमारे पास, इसको हम तोड़ते हैं अगर इस इंटीग्रेशन को, तो उस इंटीग्रेशन के कितने टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े होंगे। 6 में से 4 सरफेस तो वैसे ही 0 हो चुके हैं, तो केवल अपर और लोअर का करना है, उनको एडिशन करना है। तो ई डॉट डी ए हमारे पास, तो अपर में कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर अबव डी ए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो डी ए। अब ये माइनस क्यों आया आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए, हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी सपोज इसी डायरेक्शन में आ रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस है, जो ऊपर वाला सरफेस है, इसके ऊपर वाला सरफेस, उसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो नीचे वाला सरफेस आपने लिया है उसका एरिया वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में आएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब यहाँ पे ये है अबव वाला सरफेस और ये आपका है बिलो वाला सरफेस। तो अबव वाले में तो ई और डी ए के बीच का एंगल 0 है, जबकि बिलो वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही है ऊपर और एरिया वेक्टर आ रहा है नीचे, तो एंगल कितना हो गया 180। और हमें क्या करना है, ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो साथ में क्या आता है, एक बार तो कॉस 0 आएगा अबव के लिए और एक बार कॉस 180 आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास
+1 होती है। तो इस वजह से आपके पास ई परपेंडिकुलर अबव डीए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो डीए। आप सोच सकते हैं कि ई पैरेलल क्यों नहीं लिया है, तो देखो ई पैरेलल की वजह से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि ई पैरेलल जो है वो हमारे पास जो हमारा चार्ज सरफेस है उसके पैरेलल जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये ऐसा सरफेस लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इस सरफेस को क्रॉस कर रही है? क्या क्रॉस करने का मतलब होता है उसको चीर के बाहर निकलना, ये तो इसी के पैरेलल है। तो ई परपेंडिकुलर की वजह से तो हमें कोई फ्लक्स मिलेगा ही नहीं, जितना भी फ्लक्स हमें मिल रहा है वो परपेंडिकुलर की वजह से मिल रहा है, और वो भी केवल ऊपर और नीचे के सरफेस से मिल रहा है। इस वजह से हमने यहाँ ई परपेंडिकुलर अबव लिया है, ई परपेंडिकुलर बिलो लिया है, और इनका डिफरेंस आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ई परपेंडिकुलर क्योंकि हमारा जो चार्ज था वो यूनिफॉर्म था, पूरा यूनिफॉर्म फैला हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आ जाएगी और अंदर आ जाएगा डीए, और पूरी प्लेट का एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और डीए का इंटीग्रेशन लग के कितना हो गया, ए, और इसी तरह से ये हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमें पहली बाउंड्री कंडीशन मिल गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, लैंग्वेज में बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लंबवत घटक यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो चार्ज सरफेस पे, जो डाइलेक्ट्रिक वाला सरफेस था ना चार्ज, उस पे डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट बराबर नहीं मिले हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया है। तो ये कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। क्यों डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा, अगर नीचे वाला यानी बिलो और ऊपर वाला अबव अगर ये सेम होते तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते, पर इस इक्वेशन से दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बल्कि दोनों का डिफरेंस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यही, अगर हमारा सिग्मा 0 हो जाए तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब हम ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सरफेस है उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ये ई पैरेलल की बात हो रही है। इसका बाउंड्री कंडीशन ज्ञात करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर के प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम जानते हैं कि अगर डेल क्रॉस ई की वैल्यू 0 है, दोनों साइड में चलो इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डीए की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, क्योंकि डेल क्रॉस ई क्या है, 0। और स्टोक थ्योरम से ये किसके इक्वल होती है, ई डॉट डीएल के बराबर होती है। डेल क्रॉस ई डॉट डीए स्टोक की थ्योरम से ई डॉट डीएल, तो अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो कंजर्वेटिव नेचर से ई डॉट डीएल भी क्या होगा, 0। तो ई डॉट डीएल हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पिल बॉक्स के ऊपरी और निचले पृष्ठ पर, यानी जो पिल बॉक्स हमने लिया है उसके अपर और लोअर सरफेस पे जो ई पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो डीएल के पैरेलल होता है, और ई परपेंडिकुलर जो है वो डीएल के परपेंडिकुलर होता है। ऐसी स्थिति में t टेंड्स टू 0 अगर करें तो हमें ये कंडीशन कैसे मिलेगी, डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक सरफेस था जिसपे चार्ज फैला हुआ था। इस बार क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, तो क्योंकि इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, ई डॉट डीए, इसलिए हमने सरफेस लिया था। अब हमारे पास क्या है, डीएल है, तो हम लूप लेंगे, लाइन लेंगे, और वो लाइन देखो ऐसी होगी। मान लीजिए वो लाइन आपके पास हो रही है बिल्कुल ऐसा कोई लाइन, ये देखो। अब आप इसको 3D में इमेजिन कर सकते हो, और सपोज ए बी सी और डी हमें इस लूप पे चलना है, तो सी डी पे जो भी पॉइंट होंगे वो अपर सरफेस पे आ जाएंगे। मान लीजिए वो किस पे आ जाएंगे, हमारे अपर सरफेस पे आ जाएंगे, और ए बी लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो हमारे किस पे आ जाएंगे, लोअर सरफेस पे आ जाएंगे। और सपोज हमारे चलने की दिशा ये है, हमारे चलने की दिशा ये है, तो ए से बी पे जाएंगे तो डीएल वेक्टर की दिशा ये हो जाएगी, बी से सी में जाएंगे तो डीएल ऊपर हो जाएगा, सी से डी में जाएंगे तो डीएल वेक्टर ये हो जाएगा, और डी से ए में आएंगे तो डीएल वेक्टर नीचे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमें ई डॉट डीएल निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो ई परपेंडिकुलर डॉट डीएल भी हो सकता है और ई पैरेलल डॉट डीएल भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ई परपेंडिकुलर डीएल की बात करते हैं। हमारा जो एडी है
और जो BC है उस पे तो हमें E.dl कैलकुलेट ही नहीं करना है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो AD लेंथ है और आपका जो BC लेंथ है वो किसके बराबर था? T थिकनेस के बराबर था। क्यों T थिकनेस बोल रहे हो? क्योंकि आपने कहा कि CD लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो ऊपर वाले सरफेस पे होगा, और ऊपर वाला सरफेस और जस्ट नीचे वाला सरफेस, इन दोनों के बीच की मोटाई कितनी थी? T थी। और ये हमें क्या लेना है? T टेंस टू 0 लेना है। तो आपका AD के केस में और BC के केस में जो DL वेक्टर है वो ही 0 हो गया। अगर DL वेक्टर ही 0 हो गया तो हमें AD और BC पर तो E.dl कैलकुलेट ही नहीं करना है। अब हमारी बात आती है कौन कौन से के लिए? CD और AB पर। अब आप ध्यान रखिएगा, CD और AB में सबसे पहले हम लेते हैं AB। तो AB पर E परपेंडिकुलर कंपोनेंट बात करते हैं। जो E परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमने देखा उसकी डायरेक्शन ये है, करेक्ट, और हमारा AB इस डायरेक्शन में है और CD हमारा इस डायरेक्शन में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर था। दोनों इसके साथ 90 एंगल बना रहे हैं, करेक्ट। तो यहां पर अगर अपन CD के लिए E परपेंडिकुलर डॉट DL निकालें तो 0 होगा। वाई? क्योंकि दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90। सिमिलरली अगर AB के लिए हम E परपेंडिकुलर डॉट DL निकालें तो वो भी 0 होगा। रीजन? दोनों के बीच का एंगल 90। तो CD और AB के लिए साइड वाले तो वैसे ही हट गए, ये तो इसलिए हटा क्योंकि T टेंस टू 0 है, ये भी इसलिए हटा क्योंकि T टेंस टू 0 है, ये इसलिए हट गया क्योंकि E परपेंडिकुलर और DL वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि C से लेकर D तक जाओगे तो यही DL वेक्टर होगा। अब हमारे पास बचता है केवल E पैरेलल कंपोनेंट, और वो भी किसमें? CD में और AB में। तो A से B तक में जाएंगे तो DL वेक्टर राइट हैंड साइड में है और इधर DL वेक्टर हमारे पास लेफ्ट साइड में है, जबकि E पैरेलल की दिशा जो है वो हमें फिक्स करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा E पैरेलल आता है। तो जब हम AB पे लेंगे तो AB पे लेने के लिए तो E पैरेलल और DL, क्योंकि E पैरेलल भी इधर है और DL भी इधर है तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन जब CD पे जाएंगे तो E पैरेलल तो आगे जा रहा है और DL वेक्टर पीछे जा रहा है, तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि cos 180 हो जाएगा, तो E पैरेलल DL हो जाएगा, करेक्ट। और ये किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि E.dl जो है वो 0 होगा। ये हमें चारों के लिए लेना था, AB, BC, CD, DA, चारों में तक तोड़ा तो E परपेंडिकुलर अबव क्यों लिया है? क्योंकि ये हमारा CD के लिए हो गया और ये हमारा AB के लिए हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है, ठीक है। दोनों में इंटीग्रेशन L पे लगेगा तो हमारे पास CD की लेंथ और AB की लेंथ, दोनों की लेंथ मान लीजिए बराबर है और वो L है, तो ये L आ जाएगा, यहाँ पर भी L आ जाएगा, और ये देखिए दोनों बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, अंतरापृष्ठ का मतलब होता है बीच का इंटरफेस, जो डाइलेक्ट्रिक सरफेस है, उस पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है या फिर जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या रहता है? कंटिन्यूअस रहता है। इसका मतलब क्या है? ठीक पृष्ठ के ऊपर और नीचे स्पर्शीय घटक जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसके मान बराबर होते हैं, चाहे हमारा सरफेस बीच का चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ऐसा नहीं था। तो ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो बाउंड्री कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशन पता करते हैं। तो पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशन ज्ञात करने के लिए हम जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे कोई दो बिंदु लेते हैं, A एंड B। तो इसका मतलब ये है, यहां पर कोई पॉइंट ले लो CD पर A और यहां पर कोई पॉइंट ले लो B, A और B, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो ऊपर मान लीजिए पोटेंशियल कितना है? फाई अबव, और नीचे वाले सरफेस पे कितना है? फाई बिलो। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? -B2A E.dl। लेकिन हमें पता है कि ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, यहाँ हमने A लिया है, यहाँ हमने B लिया है, हमें पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? T है, और T टेंस टू हमारे पास कितना है? 0। तो ये टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 होने की वजह से ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो अंतरापृष्ठ है, इंटरफेस है, उसके ऊपर और नीचे के बिंदुओं पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। सेम रहती है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस हो गया। ये हमारे पास वैसे तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन है, अगर देखा जाए तो जनरली ये थर्ड बाउंड्री कंडीशन है, लेकिन अगर पोटेंशियल की लेके तो पोटेंशियल की ये पहली बाउंड्री कंडीशन है। पोटेंशियल की दूसरी बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, E = -del φ।
ठीक है। इस डेल ऑपरेटर में हमारे पास तीन होते हैं, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, लेकिन ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। और हमारी ईएमटी की सीरीज का आप पहला या दूसरा लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि जो ग्रेडियंट होता है वो पोटेंशियल की रेट ऑफ चेंज होता है, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि मैक्सिमम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा अगर ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो जो डेल फाई है वो भी हमें किधर लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एन, जहां पर डेल फाई बाय डेल एन जो है वो फाई के लंबवत परिवर्तन की दर को, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम वापस पहला वाला बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। तो पहले वाली बाउंड्री कंडीशन मुझे थोड़ी सी एक बार लिख लेने दीजिए। पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास थी ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि ई परपेंडिकुलर किसके बराबर आ रहा है, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एन। तो अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल फाई अबव अपॉन डेल एन, माइनस इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल फाई बिलो अपॉन डेल एन इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल फाई अबव अपॉन डेल एन माइनस डेल फाई बिलो अपॉन डेल एन इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा अपॉन, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो हमें ये रिलेशन मिल जाता है, और ये रिलेशन जो है वो हमारी फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है। ये देखिए, तो पोटेंशियल तो कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन उसकी प्रवणता यानी उसकी जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट सेम नहीं आई, उसका डिफरेंस कितना है, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये चार क्या हो जाते हैं, बाउंड्री कंडीशन हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये अपन को समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिकनेस थ्योरम। ये यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है डेल टू फाई अपॉन जीरो, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, डेल टू हमारे पास डेल ऑपरेटर पता ही है अपन को जो होता है। तो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है कि लाप्लास इक्वेशन को अगर हम सॉल्व किया जाए, अगर इसको हम सॉल्व के करें तो इसका जो सॉल्यूशन मिलता है, इसका सॉल्यूशन कभी भी दो सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कोई चीज अगर इकलौती है तो उसे यूनिक कहा जा सकता है। तो देखो लाप्लास, तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन एक और केवल एक, अर्थात अद्वितीय होता है, यानी उसका सॉल्यूशन सिर्फ यूनिक होगा। कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल है वो सभी बाउंड्रीज पर विशिष्ट फलन हो। इसका मतलब ये है, दूसरे रूप में देखो ज्यादा समझ में आएगा, लाप्लास समीकरण के अगर दो हल है और वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो केवल योगात्मक नियतांक से भिन्न हो सकते हैं। इसको मैं जब इसका प्रूफ समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसका सही मतलब समझाती हूँ। डेल टू फाई को इक्वल टू जीरो, जब इसको सोल्व करते हैं ना तो फाई की कुछ वैल्यू मिलती है, और ये थ्योरम ये कहती है कि अगर ये जो फाई है यानी पोटेंशियल है, अगर ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बाउंड्री कंडीशन कौन सी, जो हमने अभी अभी पढ़ी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इस लाप्लास समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो हमें क्या मिलेगा, या तो यूनिक मिलेगा, और अगर वो यूनिक नहीं मिलता है, सपोज दो सॉल्यूशन मिलते हैं फाई वन और फाई टू, तो वो दोनों एक दूसरे से केवल और केवल एक एडिटिव कांस्टेंट योगात्मक नियतांक से अलग हो सकते हैं। मतलब फाई वन की जो वैल्यू हो सकती है वो फाई टू प्लस सम कांस्टेंट हो सकता है। मतलब अगर फाई वन और फाई टू सेम, या तो सेम ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, और अगर दो सॉल्यूशन मिल भी जाते हैं तो दूसरे में कोई वेरिएशन नहीं होगा, बल्कि उसमें वन ऐड हो सकता है, टू ऐड हो सकता है, यानी कि उसका सॉल्यूशन फाइव हो सकता है, फाइव प्लस वन हो सकता है, फाइव प्लस टू। तो केवल एक एडिटिव कांस्टेंट से डिफरेंट होंगे वो दोनों सॉल्यूशन, या फिर वो सेम होंगे। ये हमारी यूनिकनेस थ्योरम कह रही है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका स्टेटमेंट, अब वापस देखिए, विद्युत क्षेत्र के लिए लाप्लास समीकरण का हल
अद्वितीय होता है बशर्ते कि विद्युत विभव जो है वो क्षेत्र में स्थित सभी परिसीमाओं पर विशिष्ट फलन हो। परिसीमाओं पर विशिष्ट फलन होने का मतलब यही है कि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अन्य रूप में लाप्लास समीकरण के दो हल जो कि बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो केवल एक एडिटिव कांस्टेंट से डिफर कर सकते हैं। प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, वैसे इसका एक्चुअल प्रूफ ये नहीं है बट आपके सिलेबस में यही है तो आप यही पढ़ लीजिए। जब एमएससी में हम यूनिकनेस थ्योरम पढ़ेंगे तब हम इसका डिटेल प्रूफ पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि लाप्लास समीकरण के दो सॉल्यूशन है, φ1 और φ2। अब अगर ये दोनों सेम इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो φ1 भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और φ2 भी करेगा। ठीक है, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो φ1 और φ2 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर अपन लेते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास ये सॉल्यूशन मिला है del 2 phi is equals to 0, ठीक है, del 2 phi equal to 0 का अगर मान लीजिए φ1 भी सॉल्यूशन है और φ2 भी सॉल्यूशन है, तो इस φ1 और φ2 से बना हुआ कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है कि पहले वाले को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को किसी दूसरे से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और फिर उनको ऐड कर दो। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर φ1 और φ2 इसके सॉल्यूशन है तो कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो इस तरह से आप बनाएंगे वो भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन होती है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि φ1 सॉल्यूशन है और φ2 भी सॉल्यूशन है, तो हम एक इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और क्योंकि हमारी मर्जी है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और सपोज हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं -1 से और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। आंसर क्या मिलेगा, φ1 माइनस φ2। अब बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो del 2 इस फाई की जगह इस बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको सपोज मैं बोल देती हूँ φ3, तो इस बार φ3 भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो del 2 φ3 भी आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सपोज हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया ये वाला, और क्योंकि φ3 भी सेटिस्फाई करेगा तो del 2 φ3 निकाला, φ3 की जगह वैल्यू रखी तो वो कितना हो जाएगा, del 2 φ1 माइनस del 2 φ2 इक्वल टू 0। तो यूनिकनेस थ्योरम के अनुसार φ1 और φ2 के मान परस्पर बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ से देख लो आप, यहाँ से हमें del 2 φ1 बराबर del 2 φ2 विच मीन्स φ1 बराबर φ2। तो φ1 और φ2 के मान बराबर हो जाते हैं, और φ3 का, और जैसे ही ये बराबर होंगे φ3 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर होते ही φ3 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अर्थात सभी बाउंड्रीज पर φ3 का मान 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन आ जाता है। इसके अलावा देखिए, हाँ, लाप्लास समीकरण का हल विद्युत क्षेत्र में स्थानीय लोकल मिनिमा या मैक्सिमम नहीं देता है, ये केवल बाउंड्री पर हो सकते हैं। φ3 का मैक्सिमा या मिनिमा केवल बाउंड्री पर होगा और इसका मान 0 के बराबर होगा। ये बात वही बोल रहा है हमारे पास कि φ3 जो है उसकी वैल्यू बाउंड्री पर 0 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि φ3 की वैल्यू अगर अंदर 0 आ गई, और अभी अभी हमने देखा था कि जो φ3 जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे और अंदर क्या होता है हमारे पास सेम होता है। तो φ3 की वैल्यू अगर 0 आ चुकी है तो वो बाउंड्री पर भी क्या होगी, 0 के बराबर ही होगी, और अनंत पर भी φ3 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो φ3 बराबर 0 हो जाएगा और φ1 बराबर φ2। तो हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया। यूनिक सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि हमने सोचा था कि ये दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन लास्ट में जाके पता चलता है ये तो सेम होंगे। तो हमारे पास बाकी ये लोकल मिनिमा और मैक्सिमम वाली आपको एमएससी वाली यूनिकनेस थ्योरम जो है उसमें समझ में आएगा। अभी बीएससी के पर्पस के लिए आप ये डेरिवेशन करके आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज, वैद्युत प्रतिबिंबों की विधि। तो ये क्या होती है, देखो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है कि सपोज मैं आपको कहूं कि ये क्यू चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, तो आप बोलेंगे कि KQ अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास ये इस तरह का शेप है कुछ और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इस तरह का लंबा सा कोई शीट है उसमें यहाँ चार्ज है यहाँ चार्ज है, और मैं आपसे कहूँ कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोलोगे कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक मेथड होता है, उससे हम क्या कहते हैं कि उससे हम क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जिनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, उनको हटा के उनकी जगह पर हम कोई सिंपल सा कॉम्बिनेशन
या सिंपल सा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रख देते हैं जिसका हमें फॉर्मूला पता होता है। ओके, इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। तो अब थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। ओके, तो यहां से यहां तक का पार्ट आपका काम का नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये विधि होती है, ये इसमें हम क्या करते हैं कि कोई जो वॉल्यूम होगा उसके बाहर काल्पनिक प्रतिबिंब आवेशों यानी इमेजिनरी इमेजेस चार्ज, इमेजिनरी चार्ज इमेज होगा, यानी जो चार्ज एक्चुअल में रखे हुए हैं हम उसकी कोई इमेज लेंगे और वो इमेज रखेंगे और उसको इमेजिन करेंगे, क्योंकि रियल में तो उसकी कोई इमेज, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो रियल बॉडी तो आप हो, लेकिन कांच के अंदर भी आपको दिखाई देते हो ना, और वो कांच के अंदर आपको आपकी इमेज दिखाई देती है, बट वो रियल तो नहीं होती है ना, मतलब एक्चुअल में तो नहीं है ना वहां पे कोई इंसान। ऐसे ही सामने जो इंसान खड़ा है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आसान या सिंप्लीफाइड करने के लिए उसकी एक इमेज बनाई जाती है जो कि मिरर में दिख रही है, और वो वहां पर रख के, और वो बड़ी सिंप्लीफाइड सी होती है, और इसका नाम मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज क्यों है या उसे इमेज क्यों कहते हैं, इसका डेरिवेशन थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, इसका रीजन पता चलेगा। तो फिलहाल तो हम ऐसे इमेजिनेशन में ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं कि उसकी वजह से जो वास्तविक आवेश है, वास्तविक यानी जो रियल में चार्ज रखा हुआ था और जो इमेज हमने मानी थी, उनकी वजह से जो पोटेंशियल हमें मिलता है वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन को पहली बात तो सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। ओके, वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको एक तो ध्यान रखना है कि जब आप, ऐसा नहीं है मुंह उठा के कोई चार्ज रखा हुआ था उसकी इमेज बना दी और कहीं पर भी रख दी, नहीं, कहाँ रखना है, कितना चार्ज रखना है, ये पता करने के लिए बाउंड्री कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये आप वास्तविक चार्ज और प्रतिबिंब चार्ज से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो आप सही तभी मानोगे जब आपका जो फाई है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, सपोज हमने कोई चालक तल लिया है, एक कंडक्टर का बना हुआ प्लेन लिया है, उसके सामने हमने कोई चार्ज रखा। जैसे ही उसके सामने हमने कोई चार्ज रखा, हमें पता है कंडक्टर के पास में जब कोई चार्ज रखते हैं तो कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, तो तल पर कुछ आवेश प्रेरित हो जाता है। ओके, अब अगर हमें किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल निकालना हो तो वो किसकी वजह से होगा, एक तो वो चार्ज जो आपने रखा है और एक वो जो उसके चालक तल के ऊपर इंड्यूस हुआ है, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E एंड विभव मतलब V, दिए गए आवेश यानी एक्चुअल में जो चार्ज रखा और तल पर प्रेरित आवेश जो इंड्यूस चार्ज हुआ है, उनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगी। ठीक है, अब जो हमने एक्चुअल चार्ज रखा है वो तो पॉइंट चार्ज था, लेकिन जो कंडक्टिंग प्लेन था उस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो तो पूरे प्लेन पर फैला हुआ है, हमें फैला हुआ चार्ज नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उस प्लेन को हटा देंगे और हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल पॉइंट चार्ज से। और रिप्लेस करते वक्त बस इतना ख्याल रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे प्लेन की वजह से और उस चार्ज की वजह से आनी चाहिए थी वो अब हमारे रियल चार्ज और जो हमने पॉइंट चार्ज रखा है उन दोनों की वजह से भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आए। तो अब देखिए, तल पर प्रेरित आवेश को उचित दूरी पर उचित प्रकृति के बिंदु आवेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो प्लेन के ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है उसे आप रिप्लेस कर सकते हो एक पॉइंट चार्ज से, लेकिन वो पॉइंट चार्ज कितना होना चाहिए और कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ये हमें सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, और हम ऐसे उसको रिप्लेस करेंगे कि दिए गए आकाश में यानी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है वो रियल अवस्था की तरह ही रहे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमें अब उतना ही मिलना चाहिए जितना प्लेन की प्रेजेंस में मिल रहा था, तब तो हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर चार्ज और प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रही है और चार्ज और हमारे रिप्लेसमेंट वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रही है तो इसका मतलब हमारा मेथड गलत है। ओके, तो इस प्रकार की समस्या को, ये जो चार्ज हम रखते हैं ये हमारे एक्चुअल चार्ज का
इमेज होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसे प्रतिबिंब क्यों कहते हैं वो थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की स्थिर समस्या को हम इस मिरर इमेज की तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे। तो हल करने के लिए ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं कि मान लो अगर हमारे पास कोई इन्फानाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, उसके सामने अगर प्लस क्यू चार्ज रखें डी दूरी पर, तो उस प्लेन को हटा के, यानी उनकी वजह से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि अगर हम प्लेट को हटा के प्लेट के दूसरे साइड में डी दूरी पर माइनस क्यू चार्ज रख दें। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये प्लस क्यू का प्रतिबिंब होता है, बट इसका प्रूफ जो है वो अब हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका समाधान करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमारी यूज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने अभी अभी देखा है, अनंत विस्तारित भू संपर्कित चालक है ना, उसके पास में एक पॉइंट चार्ज हमने रखना है, यानी हमें इन्फानाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन लेना है और एक पॉइंट चार्ज को उसके पास में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये पी प्राइम इन्फानाइट ग्राउंडिंग कंडक्टिंग प्लेन है। तो आप तो सोच रहे हैं ये लाइन बनी हुई है, तो ये एक्चुअल में स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ध्यान रखना, यानी ये ऐसे फैला हुआ है, ये ऐसे फैला हुआ है। तो इसकी लेंथ ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रही है चौड़ाई भी इसकी इन्फिनिटी है, और इसके सामने हमने ए पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है जो कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर है। करेक्ट। अब हमें नहीं पता है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ है, वो कितना है। ऑब्वियसली इस प्लस क्यू की वजह से इस कंडक्टिंग प्लेन पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। हमने जो मेथड पढ़ा है वो मेथड ये कहता है कि इस प्लेन को आप हटा दो और इसकी बजाय एक दूसरा चार्ज रख दो, लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए और कहाँ रखा जाना है ये हमें नहीं पता है। इसलिए हमने क्या किया कि इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू को तो रहने देते हैं, इस जो तल के ऊपर इंड्यूस चार्ज हुआ है वो चार्ज हमें नहीं पता है, तो उसकी वजह से हमने उसको रिप्लेस करके एक नया चार्ज लिया है क्यू प्राइम, जो कि हमने सी पॉइंट पे रख दिया है, और हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ रखना है, तो उसकी दूरी हमने कितनी मान ली, डी प्राइम। तो हमारा काम है क्यू प्राइम की वैल्यू निकालना और नेक्स्ट हमारा काम होगा डी प्राइम की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हमें पता है कि इस प्लेन को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। कभी भी कोई ग्राउंड किया हुआ प्लेन होता है तो आपने पढ़ा होगा उसका हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो क्योंकि चालक तल पी प्राइम ग्राउंडेड है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो हम दो पॉइंट लेते हैं बी और डी और उन पर पोटेंशियल को करते हैं जीरो। तो सबसे पहले बी और डी कहाँ है, बी तो आपका बिल्कुल वहां है जहां 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, दोनों चार्जेस को आपस में मिला दिया और ये पॉइंट है बी और एक रैंडम पॉइंट है डी जो कि बी से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। ठीक है, और हमने इस बी पॉइंट पर, क्योंकि बी पॉइंट भी कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर है और डी पॉइंट भी कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर है, और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। इसका मतलब, और हमें पता है कि पोटेंशियल किस किस की वजह से आएगा, प्लस क्यू की वजह से, और हमने जो चार्ज रखा है रिप्लेसमेंट के तौर पर क्यू प्राइम, उन दोनों, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से बी पॉइंट पर सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये बिंदु बी है। अब आप देखिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इस प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन ए बी, क्योंकि ये ए है और ये बी है, दूरी ए बी हो जाएगी, और क्यू प्राइम की वजह से कितना होगा, के क्यू प्राइम अपॉन सी बी, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, हमें पता है ए बी दूरी कितनी है, डी, और सी बी कितनी है, डी प्राइम। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। इसी प्रकार डी पॉइंट पे निकालो, तो ये दूरी कितनी है आपके पास, सी डी दूरी है, और ये दूरी आपके पास कितनी है, ए डी। अब देखो ये एक्स है यहाँ पे और ये डी है, पाइथागोरस थ्योरम से ये दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी प्राइम स्क्वायर, और ये कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये दूरियां हमारे पास डी पॉइंट पर जब पोटेंशियल इक्वल करेंगे तो ए डी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हमने ये वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 से कुछ रिलेशन हमें मिलेगा। इक्वेशन 1 में क्या है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो क्या मिल रहा है आपको, क्यू बाय डी इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू प्राइम अपॉन डी प्राइम। इससे अगर मैं क्यू प्राइम को नीचे लाऊं और डी को ऊपर ले जाऊं तो क्या मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा, यस, करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा क्यू प्राइम अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का डी प्राइम अपॉन डी, ये रिलेशन में मिल गया। इसी तरह से इक्वेशन 2 में भी देखो, क्यू के से के कैंसिल आउट कर लो और यहाँ भी क्यू और क्यू प्राइम का रेशो ले लो, तो यहाँ से जो क्यू और क्यू प्राइम का रेशो लोगे वो इक्वल हो जाएगा। अब सपोज दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4,
3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये देखिए राइट हैंड साइड को सेम किया है यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल रहा है आपको, डी प्राइम अपॉन डी, एक मिनट मैं डेरिवेशन करके बता देती हूँ। तो क्या मिल रहा है अपन को, डी प्राइम अपॉन डी एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी प्राइम स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी प्राइम स्क्वायर, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर करो तो डी प्राइम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी प्राइम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये डी प्राइम स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, और ये डी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी प्राइम स्क्वायर के, अंदर मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स स्क्वायर डी प्राइम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी प्राइम स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यानी कि डी प्राइम की दूरी किसके बराबर आ गई, मैग्नीट्यूड में डी के बराबर। तो इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है डी प्राइम बराबर डी, और क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या मिला था ये, तो अगर डी और डी प्राइम सेम है, कट जाएंगे, तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू प्राइम, या फिर क्यू प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू। तो हमें यहाँ पर ये चार्ज मिल गया देखो, तो क्यू, तो ये हमारा दोनों का काम था। इसका मतलब ये है कि चालक तल के लेफ्ट हैंड साइड की में सेम डिस्टेंस पे अगर माइनस क्यू चार्ज रख दें तो चालक तल का पोटेंशियल 0 मिल जाएगा, यानी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। तो चालक तल के बाएं तरफ डी दूरी पर जो माइनस क्यू चार्ज रखा है वो प्लस क्यू का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसलिए प्रतिबिंब कहा गया है क्योंकि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो अगर आप आईने से दूर जाते जाते हैं तो आपको दिखता है कि आपकी इमेज भी दूर जा रही है, तो हमने यहाँ चालक तल के सामने डी दूरी पर प्लस क्यू चार्ज रखा और हमने देखा कि उसको हटाकर अगर हमें रिप्लेसमेंट करना है तो जो नेक्स्ट चार्ज हमें रखना है वो प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रखना है, और जितनी दूरी पर प्लस क्यू है उतनी ही दूरी पर ऑपोजिट साइड में रखना है। ये जो सिचुएशन है ये मिरर इमेज से या मिरर के सामने खड़े होने वाली सिचुएशन से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी रखती है, इस कारण से हम इसको मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगर हमें ऐसी स्थिति में जो चालक तल दिया हुआ है और उसके सामने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और उसकी वजह से हमें किसी रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो देखो हमारे पास ये सिचुएशन है, डायग्राम यहीं पर ले लेते हैं, ये वाला डायग्राम। ये हमारा चालक तल था पी प्राइम, यहाँ हमारा बी पॉइंट था, सी पर हमने माइनस क्यू रख दिया है, डी दूरी रहेगी, इधर भी डी दूरी रहेगी, ए पर प्लस क्यू रखा हुआ है, कोई रैंडम पॉइंट है एम पॉइंट है, उस एम पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उस एम के जो कोऑर्डिनेट है वो ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर और थीटा कहाँ से लेना है। तो रियल चार्ज कौन सा था, प्लस क्यू चार्ज था, तो ये जो दूरी आर है ये प्लस क्यू के साथ प्लस क्यू से ही लेनी पड़ेगी, और जो थीटा एंगल है वो भी प्लस क्यू से ही लेना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा है, ए पॉइंट पे रखा है, तो ए से लेके एम तक की दूरी ये हमने आर मानी है, और यही एक्सिस को आगे की तरफ अगर बढ़ा देते हैं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कल भी मैंने मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आर और थीटा को आपको लेना बताया था, आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट ऐसा था, करेक्ट, और उस डाइपोल मोमेंट के सेंटर से यहाँ पर कोई पॉइंट पी था और तब हमारा थीटा ऐसा था। तो थीटा मेजर हम कहाँ से कर रहे थे, जेड एक्सिस से कर रहे थे, और क्योंकि इस डायरेक्शन में घूम रहे थे इसलिए हमने ई थीटा इधर लिया था, और आर के लिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो आर कंपोनेंट जो है वो हमने इधर लिया था। बट अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन हमारी रहेगी, और हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से दूरी पर है आर, तो इधर जाने के लिए हमें इस दिशा में जाना पड़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ई आर कंपोनेंट है वो तो इस दिशा में आएगा, और थीटा इस बार हम नीचे से ले रहे हैं, यहाँ से इस दिशा में जा रहे हैं थीटा मेजर करने के लिए, तो इस वजह से इस बार थीटा कंपोनेंट जो है वो कहाँ आएगा, ऊपर, तो ई आर इधर जाएगा और ई थीटा ऊपर जाएगा। तो अभी देख लीजिए ई आर आपका इधर आ रहा है और ई थीटा आपका इधर आ रहा है, हमें ई आर और ई थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम एम पॉइंट पर
पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। तो चार्ज तो दोनों का सेम ही है, के क्यू और के क्यू। एम दूरी से यहाँ से एम दूरी हो जाएगी और यहाँ से सी एम दूरी हो जाएगी, तो पोटेंशियल आ गया ए एम और सी एम। अब हमें सबसे पहले सीएम निकालना है। तो सीएम के लिए मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, ये देखिए, ताकि आपको वेक्टर ट्राइंगल लो से पता चले। ये हमारा है ए, ये हमारा है सी और ये हमारा है एम। ओके, आई होप इट इज क्लियर। हमें पता है कि ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा अगर है, तो ये एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है। अगर मुझे सीएम की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाओ। सीएम का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एसी का स्क्वायर प्लस एएम का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर यहाँ है, एएम का स्क्वायर, और माइनस का आता है 2, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। तो सी ए यानी एसी और एएम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा हमारे पास आ चुका है। अब एएम आपके पास कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ तो हो जाएगा आर स्क्वायर। अब एसी को ध्यान से देखो, सी ये रहा, ए ये रहा, हमें पता है ये दूरी कितनी है, डी, और ये दूरी भी कितनी है, डी। तो एसी कितना हो गया, 2d हो गया। तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, और साथ में कितना था, माइनस का 2, एम कितना है आर, एसी कितना है 2d, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और प्लस का 4rd cos थीटा। तो सीएम की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। ओके, तो पॉइंट एम पे विभव निकालते हैं। तो पॉइंट एम पे विभव निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन एम। एम तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना है, आर दिया हुआ है, तो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा पहला टर्म। तो ये रहा के क्यू अपॉन आर, माइनस, माइनस में फिर से के क्यू था, वो हमने कॉमन ले लिया है, अपॉन सीएम था, और सीएम की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, तो सीएम की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बताए थे। ई आर हमारे पास होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल आर, और ई थीटा हमारे पास होता है माइनस का 1 अपॉन थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा। सॉरी, आर होता है यहाँ, माइनस का 1 अपॉन आर। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ, डेल ऑपरेटर पोलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं। तो सबसे पहले ई आर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, माइनस का डेल फाई बाय डेल आर, और ये फाई है, अब ये मुझे आपको करके बताना पड़ेगा। तो ई आर की वैल्यू हम निकालते हैं, विच इज माइनस का डेल फाई अपॉन डेल आर। तो ये हो जाएगा माइनस का डेल बाय डेल आर। के क्यू कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, चलो अंदर ही ले लेते हैं, के क्यू और 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd कॉस थीटा की पावर 1/2। इसका हमें करना है, ठीक है। तो के क्यू देखो आपके पास कांस्टेंट है, तो माइनस का के क्यू बाहर ले लो, ठीक है, और दोनों पे अप्लाई कर दो। तो हमारे पास ब्रैकेट में चला जाएगा, एक तो डेल बाय डेल आर किस पे जा रहा है, 1/r पे जा रहा है, ठीक है। और ये माइनस तो अभी तक हमारा बाहर ही है, तो डेल बाय डेल आर जा रहा है, फिर माइनस का डेल बाय डेल आर हमारा जाएगा किस पे, इसकी पावर 1/2 है, इसको अगर मैं ऊपर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd कॉस थीटा की पावर -1/2, ठीक है। आई होप हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा क्या करना है, माइनस का के क्यू रहने दो, 1/r का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस का, ये माइनस लगा दिया मैंने, माइनस, है ना। अब कोई भी फंक्शन होता है उसकी पावर होती है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा nx की पावर n-1। तो सबसे पहले n कितना है, -1/2, n x क्या है, आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4rd कोस थीटा, nx की पावर n-1, और साथ में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो करना किसके रेस्पेक्ट में है, r के रेस्पेक्ट में। तो इस r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r, इसमें तो r है ही नहीं तो इसका होगा ही नहीं, प्लस इसमें देखो 4rd cos थीटा, कांस्टेंट क्या क्या है, 4 कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ r के रेस्पेक्ट में करना है। तो इस r का 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4d cos थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस इस माइनस को और इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। तो के क्यू 1/r स्क्वायर, और ये माइनस तो रहेगा, -1/2, इसकी पावर माइनस की 3/2 है,
तो इसको हम नीचे ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस 4d² प्लस 4rd cos थीटा की पावर 3/2, और ये टर्म ऊपर ही है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, r प्लस 2d cos थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिलेगा KQ 1/r² माइनस r प्लस 2d cos थीटा अपॉन r² प्लस 4d² प्लस 4rd cos थीटा की पावर 3/2। ये हमें मिल रहा है पोटेंशियल ER का। तो ER की वैल्यू देखो जो हमने अभी भी निकाली है वो ये रही। ओके, सिमिलरली हम E थीटा निकालते हैं, -1/r del phi by del थीटा। तो अब हम E थीटा निकालते हैं। ओके, E थीटा हमारे पास है -1/r del phi अपॉन del थीटा, तो -1/r del by del थीटा, और फॉर्मूला हो जाएगा KQ 1/r माइनस 1/r² प्लस 4d² प्लस 4rd cos थीटा की पावर 1/2। जस्ट एक बार मुझे वेरीफाई कर लेने दीजिए, KQ 1/r माइनस, हाँ यही है हमारे पास 5। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस का 1/r एज इट इज रख रही हूँ। अब देखो KQ, हाँ KQ बाहर आ जाएगा। सबसे पहले ये डेल बाय डेल थीटा जाएगा इस पे। अब क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर थीटा है ही नहीं, तो इसका तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये KQ हम अब फर्स्ट का करना ही नहीं है। फिर आ जाता है ये नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को लगा लो और इसकी पावर डेल बाय डेल थीटा लगा के इसको ऊपर भेज दो, r² प्लस 4d² प्लस 4rd cos थीटा की पावर 1/2। इस माइनस को और इस माइनस को कैंसिल आउट कर दो, KQ अपॉन R बाहर आ जाएगा, और थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, पूरा फंक्शन है, अगेन nx की पावर n-1 लगाओ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो n x की पावर n-1, और जो फंक्शन है उसका करना पड़ेगा, लेकिन जो फंक्शन अंदर है उसका थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। इसमें थीटा नहीं है, देखो r² में थीटा नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, 4d² में थीटा नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4rd कांस्टेंट, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो इसमें हमें मिलेगा माइनस का 4rd साइन थीटा। देख लेना, है ना, क्योंकि 4rd तो कांस्टेंट है। तो अब हमें देखो एक माइनस ये मिल रहा है, एक माइनस ये मिल रहा है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, KQ अपॉन 2 भी है R भी है तो 2R हो जाएगा। इसकी पावर माइनस का 3/2 है तो इसको नीचे लिख देते हैं, r² प्लस 4d² प्लस 4rd cos थीटा की पावर 3/2, और ऊपर है 4rd साइन थीटा, तो 4rd साइन थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KQ अपॉन R ऊपर मिल रहा है 2rd साइन थीटा अपॉन r² प्लस 4d² प्लस 4rd cos थीटा की पावर 3/2। अब ये मिल रहा है क्या हमें E थीटा, E थीटा हमें, यस। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि देखो नीचे r कैंसिल आउट कर दो, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर KQ और 2d साइन थीटा बच जाएगा, तो ये देखो KQ और यहाँ पे 2d साइन थीटा, और ये नीचे वो टर्म विद पॉजिटिव साइन। तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो कितनी होगी, √ER² प्लस E थीटा स्क्वायर, और tan थीटा हमारे पास गामा E थीटा बाई ER होगा, ये वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। तो ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ चालक तल के किसी बिंदु पर प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व, हमें ये बात पता है कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस प्लेन P प्राइम पर कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ है, और वो चार्ज पूरे प्लेन पर फैला हुआ है। तो अगर वो पूरे प्लेन पर फैला हुआ है तो सरफेस पे जब चार्ज फैलता है तो हम किसकी बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। ऐसा ही कोई रैंडम पॉइंट हम ले लिया है D, और इस D पर हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस D पर प्लस Q की वजह से और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले A पर जो प्लस Q है, इस A की वजह से निकालते हैं। तो A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो देखो हमारा प्लेन ऐसा था,
ठीक है। और हमारा जो प्लस क्यू चार्ज था सपोज यहाँ था, डी पॉइंट हमारा मान लीजिए यहाँ है, तो जब डी से क्यू को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा खुद से दूर होती है, तो ये हमारे पास ई होगा किसकी वजह से, प्लस क्यू। और इस ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दूरी हमें पता है कितनी है, ये दूरी अगर एक्स है और ये वाली डी है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेना है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पर डी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और ये दूरी भी डी है, ठीक है, और डी से ये भी कितनी दूरी पर होगा, ये दूरी भी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पर ध्यान से ये माइनस क्यू है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस की तरफ होती है। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी कितनी, ई माइनस क्यू। तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम होगा, कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखा जाए तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज ये एंगल अल्फा है तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर और ये डिस्टेंस बराबर, दो दूरियां बराबर होते ही उनके जो एंगल होते हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये भी 90, ये भी 90, तो ये अपने पास अल्फा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट करते हैं। तो सपोज हम इसका एक्स कंपोनेंट ये रहा, ठीक है, और वाई कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे। तो ये जो E प्लस क्यू है, सबसे पहले E प्लस क्यू के दो कंपोनेंट करो। E प्लस क्यू के दो कंपोनेंट हम लिखेंगे ग्रीन कलर से। तो अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल 90 है तो देखो ऑल्टरनेट एंगल से ध्यान से समझना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और अगर इस तरह से लाइन काटती है, अगर ये अल्फा बनता है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। और ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। तो अगर ये अल्फा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये अल्फा ही होगा, क्योंकि सपोज ए बी है और सी डी है, एबीसीडी क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन इनको क्रॉस काट रही है, तो जो एकांतर कोण होते हैं अल्टरनेट एंगल, उस हिसाब से ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, उसी तरह से अगर ये एंगल यहाँ पे अल्फा बन रहा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। ये एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो और ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो फिर वापस ये अल्फा हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ चुका है अपन को। ये सारे एंगल अल्फा और रहेंगे, श्योर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देख नहीं ये वाला अल्फा नहीं होगा शायद, ये वाला अल्फा नहीं करना है, जस्ट अ मिनट। एक एंगल तो आपको अल्फा समझ में आ गया है ना, अब मैं दूसरा बताती हूँ। अब ध्यान से समझिए कि ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ए बी, और उसके नीचे सी डी ड्रॉ करते हैं, सी और डी। और ये जो लाइन है ना यहाँ से डी से स्टार्ट हो रही है, ये इस तरह से जा रही है, ये लाइन मैंने इस तरह से काट दी, और मेरे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। इसका मतलब अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है हमारा तो आगे जाके ये एंगल भी अल्फा बनेगा, यस दिस विल ऑल्सो बी अल्फा। ये दोनों एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फा अल्फा हो जाएंगे। एक तो इस वाली डेफिनेशन से हो रहा है और एक इस वाली डेफिनेशन से हो रहा है, क्योंकि एक लाइन ऐसे काट रही है और ये एंगल अल्फा था तो उस हिसाब से ये एंगल भी अल्फा होता है, तो दोनों एंगल अल्फा होंगे। अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके बना रही हूँ, सिर्फ इतने से डायग्राम को, है ना, तो इतने से डायग्राम को जूम करके बनाते हैं। तो हमारे पास ये दो डायरेक्शन थी, करेक्ट। एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है E प्लस क्यू की वजह से, एक हमारे पास इधर आ रही है E माइनस क्यू की वजह से, और ये एंगल भी हमें अल्फा मिल रहा है और ये एंगल भी हमें अल्फा मिल रहा है। तो इधर जो आएगा वो आ जाएगा E प्लस क्यू का साइन कंपोनेंट, और इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा E प्लस क्यू का कॉस कंपोनेंट, क्योंकि अल्फा एंगल ही है। सिमिलरली E माइनस क्यू जो है उसका इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा E माइनस क्यू का कॉस कंपोनेंट, और नीचे की तरफ जाएगा E माइनस क्यू का साइन कंपोनेंट। अब क्योंकि हमने देखा कि E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इस वजह से साइन अल्फा वाले कंपोनेंट एक तो ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डबल हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ
ई क्यू कॉस एल्फा। ठीक है, ये हमें इतनी चीज समझनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये AD स्क्वायर निकाला है और फिर इसका लंबवत घटक यानी इसके, क्योंकि प्लेन हमारा ये है तो जो कॉस कंपोनेंट आएगा वो परपेंडिकुलर ही आएगा, है ना, वो परपेंडिकुलर आएगा। तो इन्होंने क्या किया है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका कॉस अल्फा, क्योंकि आपने देखा होगा, ये देखा, मैं दिखा देती हूँ आपको, ऊपर हमने इसकी वैल्यू निकाली है ये रही, और इसका cos अल्फा कंपोनेंट लेना है तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, साथ में कितना आ जाएगा cos अल्फा, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर cos अल्फा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव साइन किधर आया, तो एक्चुअल में हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ये डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चल रहे हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो नेगेटिव साइड में आया, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया है। अब हमें cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि ये भी अल्फा था और ये भी अल्फा था, तो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी सी और बी, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, जिसमें ये अल्फा है, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा की वैल्यू होती है बेस, बेस हमारे पास यहाँ पर कितना है d, है ना, d है, और यहाँ पे कर्ण हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो d अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये cos अल्फा की वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई थी के क्यू कॉस एल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें अगर cos अल्फा की वैल्यू रखे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, cos अल्फा हमारे पास था d अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, एक पावर 1 और एक पावर हाफ। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, एडी हमारे पास है। अब हमारे पास कितना हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट में मैंने आपसे कितना था, ट्वाइस ऑफ ई क्यू कॉस अल्फा, तो ये तो हमने सिर्फ ई क्यू कॉस अल्फा किया है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, आगे 2 फैक्टर लगाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली सी पर जो है उसकी वजह से भी इतना ही आएगा, तो नेट हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये देखो डबल आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी हो गई, डबल। और हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी चालक तल के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने, हमारा जो सरफेस है, हमारा चालक तल है, उसके लंबवत हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो तो ये आ रही है, और फॉर्मूले से कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, इसको, ये भी En है, ये भी En है, तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के बराबर करेंगे, और अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो मैं बराबर कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, सिग्मा एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास यहाँ से सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, के को देखो क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, अच्छा 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा, माइनस का क्यू डी अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, और यही सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है, चेक कर लीजिए, क्यू डी माइनस का आ जाएगा, और ये हमारे पास, तो चार्ज डेंसिटी जो हमें एक्स, ये एक्स का मतलब इसलिए है क्योंकि जो डी पॉइंट हमने लिया ना चालक तल पे, वो एक्स दूरी पर है, तो एक्स दूरी पर जो हमें पॉइंट है वहां पर चार्ज डेंसिटी हमें इतनी मिली है। ओके, अब हमारे पास उस चालक तल पर अगर हमें टोटल इंड्यूस चार्ज निकालना है, टोटल कितना है, तो ये वाला जो प्लेन है ये पी प्राइम है, और इस प्लेन के हमारे पास, मतलब ये प्लेन ऐसे रखा हुआ था, मान लीजिए हम इसके बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ए पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया है, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे प्लेन पर टोटल चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है, तो हमें पता है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ को सेंटर मानते हुए इसके ऊपर एक रिंग लेते हैं, इसके ऊपर एक रिंग लेते हैं, उस रिंग की रेडियस कितनी है x, और उस रिंग की मोटाई कितनी है dx, तो इस रिंग का एरिया जल्दी से बता दो कितना होगा, एरिया होगा 2πx इंटू dx, ये इस रिंग का एरिया होगा। हमें पता है कि x दूरी के ऊपर स्थित जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा एक्स, जो अभी अभी हमने निकाली है। तो अगर x दूरी वाली ये जो रिंग है, इस रिंग के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डी ए, कारण सिग्मा होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी ए,
तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, सिग्मा इंटू डी ए। और टोटल चार्ज हमें निकालना है, तो टोटल चार्ज आएगा इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। तो यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। और ये जो डी ए एलिमेंट है ये इस बार हमने किस फॉर्म में लिया है, रिंग के फॉर्म में लिया है, एक्स रेडियस की रिंग के फॉर्म में। तो ए को केंद्र मानकर चालक तल पर त्रिज्या के अल्पांश वृद्धि करते हुए वृत्त खींचते हैं और ऐसे ही सर्कल बड़े हो के पूरा प्लेन कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे में दो वृत्तों की त्रिज्या अगर x और x प्लस डी एक्स है तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 2πx dx हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कितना होगा, हमें पता है सिग्मा एक्स डी ए होता है, तो सिग्मा एक्स और ये डी ए आ जाएगा। अगर हमें पूरे चालक तल पर लेना है तो देखिए, पूरे चालक तल पर लेना है तो ऐसी जो रिंग होगी, ये हमने रिंग बनाई, पहली रिंग हमें बनानी पड़ेगी, ये लंबवत दूरी है x, है ना, तो पहली रिंग कहां पर बनेगी, x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि वो सेंटर होगा। और ऐसी अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का या इनफाइनाइट इसका डायमेंशन है तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पर लास्ट रेडियस बनेगी। तो इसका इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से इन्फिनिटी जाएगी। सिग्मा x की वैल्यू जस्ट अभी अभी हमने निकाली है, माइनस का क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2d², नीचे 2 पाई था तो आप सिग्मा x की वो वैल्यू रख लीजिएगा जो कि हमें मिली थी माइनस का क्यू डी अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर हमें ये टर्म मिल जाता है। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास, इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बता देती हूँ। इंटीग्रेशन हमारे पास आया है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मान लीजिए टी स्क्वायर, तो इसका 2x dx डिफरेंशिएशन, डी कांस्टेंट है, डी तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2t dt। तो यहाँ से हमें x dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t dt। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर आ जाएगा t dt, और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या माना था हमने, टी स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इंटीग्रेशन t dt, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर t की और एक पावर चली जाएगी 1/t स्क्वायर dt, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/t। और अब वापस t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस का 1/t यहाँ से कितना मिलेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसकी लिमिट जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, x की लिमिट जाएगी। तो देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं और अपर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह एक बार इन्फिनिटी आएगा, तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1/रूट ऑफ 0 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिमिट पुट कर दी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 1/रूट ऑफ डी स्क्वायर विच इज 1/d। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/d आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का क्यू डी मल्टीप्लीकेशन में था, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यानी माइनस का क्यू डी तो मल्टीप्लीकेशन में था, और इसकी वैल्यू आ रही है 1/d। तो d से d कैंसिल आउट हो जाता है, टोटल चार्ज कितना आ जाता है, माइनस का क्यू। इसका मतलब इस पूरे चालक तल पे टोटल चार्ज इंड्यूस कितना होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे प्लस क्यू सामने रखेंगे तो इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू। इसीलिए हमने जब रिप्लेस किया था तो चार्ज कितना रखा था, माइनस क्यू। अगर हमें उस प्लस क्यू और चालक तल के बीच में फोर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्लेन रखा हुआ था P और P प्राइम, पर हमने क्या किया मेथड ऑफ इमेज से कि प्लस क्यू का इमेज यहाँ रख दिया माइनस क्यू पर। तो प्लस क्यू के बीच में और चालक तल के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस प्लस क्यू के बीच में और इस माइनस क्यू के बीच में लगेगा। तो देखो प्लस क्यू तथा चालक तल के बीच में लगा हुआ फोर्स प्लस क्यू तथा इसके प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज या इसके इमेज के बीच में लगे हुए बल के बराबर होता है। तो कूलम के नियम से ये दूरी d तो ये हो गई और d ये हो गई, तो k q1 प्लस q q2 माइनस q, दोनों के बीच की दूरी 2d, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, k की वैल्यू रखो 1/4πε0, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये कंप्लीट मेथड ऑफ इमेज है, बाकी हम करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।